नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनकट 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है, आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक तो उस पर चर्चा कर लेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज इजराइल ने भी बड़ाई कर दी है, और जो भारत ने अमेरिका को जो आंख दिखाते हुए अमेरिका की औकात दिखाई दी ना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो हमने पिछले महीने कितने बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है, उसका क्या रिजल्ट रहा है। इन्वेस्टमेंट जब आदमी कोई करता है स्टॉक मार्केट में, तो क्या उससे मिस्टेक हो जाती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक प्रोसीजर है और अपने ऊपर काम करने वाली चीज़ है। मतलब इन्वेस्टमेंट कोई भी, अगर आप पैसा डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि आप करोड़पति बनना तय है। बहुत सी चीज़ें देखनी होती है कि यार कंपनी का पी वगैरह क्या है, ईपीएस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, सर उस इंडस्ट्री में टेलविंड आ रहा है या हेडविंड आ रहा है, सरकार उस पर फोकस कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी देखना होता। अकेला एक ही पैरामीटर नहीं होता। अब बात करें जेरूसलम पोस्ट की, इजराइल का जो प्रतिष्ठित अखबार है जेरूसलम पोस्ट, उसमें लिखा है कि मोदी जी की तारीफ़ करिए, और उसमें ये लिखा है कि मोदी जी से इजराइल को सीखना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी झुके नहीं। मोदी जी को आपने आए दिन एक न्यूज़ मतलब बयान देता हुआ पाए गए होंगे। मोदी जी ने कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि मैं उसके आगे झुक जाऊं, तो मैं झुकूंगा नहीं। व्यक्तिगत रूप से मुझे चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सेम वही हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत नहीं झुका। डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव प्रयास किया, हर तरह की प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। जब भारत पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो जो तुम्हारा पाकिस्तान के जो वर्तमान में अब तो फील्ड मार्शल बन गए हैं, एक रोटी दो बोटी खाने पाकिस्तान चले गए। किस लिए गए थे? उनकी जो शर्त थी ये थी कि हम जो ईरान पे हमला करेंगे, आप उस पर कुछ नहीं बोलोगे। अब बदले में हम आपको, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ना, उसको हम मैनेज करेंगे। आपके यहाँ पे जो ऑयल रिजर्व है वो हमारी कंपनियाँ खोजेंगी। आपको इसके बदले में जो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे हम कुछ लोन दिलवा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि भाई जो भी पैसा देगा वही उसका होगा। और उसके बदले में उसने, अमेरिका ने ऐसा किया भी, लेकिन वो केवल ये काउंटर करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए। अगर बात करें हाईएस्ट टैरिफ की, तो हाईएस्ट टैरिफ में केवल एक भारत है और एक ब्राज़ील है। इन दो देशों पे 50% का टैरिफ अभी भी अमेरिका ने लगा रखा है, और पूरे वर्ल्ड में किसी के ऊपर भी 50% टैरिफ नहीं लगा। 195 देश हैं, किसी के पास भी 50% का टैरिफ नहीं लगा है, भारत पे लगाया। क्योंकि भारत ने इनके जो ऑपरेशन सिंदूर में ये नहीं बोला कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की योगदान है। क्योंकि योगदान अगर बोल दें तो फिर हमारे यहाँ भी आप जानते हो सभी तरह की राजनीतिक सरकारें हैं, वो मुद्दा उठाती है कि भाई इतनी बड़ी डेमोग्राफी रखने वाला देश है, उसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप कैसा कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि भाई मैं अपने जो किसान हैं ना, उनके जो हित हैं उनके साथ में कोई समझौता नहीं करूँगा, पहली बात। तो दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन पर भी नहीं झुकूँगा। और अगर आप ये बोलते हो कि मैं जो रूस से तेल लेना बंद कर दूँ, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? इसी चीज़ को देखो, जो कोई देश है ना, भारत ने जल्दबाजी में आकर के डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी नहीं मांगी, उसी का परिणाम है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन आके बोलना पड़ा कि माय बेस्ट फ्रेंड मोदी जी, माय बेस्ट फ्रेंड है एज अ जीनियस पर्सन। तो ये गोरे लोग हैं, इन्होंने भारत पर राज करा इतने दिन। आज भी हम टेक्निकली रूप से अगर ज़्यादातर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप वगैरह जो ना, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो वो ना बहुत ही वैसे लोग हैं। वैसा नहीं है कि अगर वो आपकी बड़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है वो हम सब लोगों ने जान लिया। 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, ये जो कंजप्शन है ना, ये है। कल मैंने उसका डाटा आपको बता दिया कितना भारत को देते हैं। अगर बात करें अमेरिका को क्या जवाब दिया, या जैसे को तैसा कैसे दिया, तो साथियों अगर बात करें हम कितना जो इंपोर्ट करते हैं तेल, तो हम साथियों दूसरे देशों से लगभग 5.2 बिलियन बैरल इतना तेल हम इंपोर्ट करते हैं। यूएई से भी खरीदते हैं, सऊदी से भी खरीदते हैं, और जो है कुछ थोड़ा बहुत अमेरिका से भी खरीदते हैं। लेकिन 5.2 बिलियन बैरल जो हम तेल खरीदते हैं, जितना हमारा इंपोर्ट है एक दिन का, उसमें से लगभग 2 मिलियन बैरल वो हम अकेले रूस से खरीदते हैं। मतलब इसमें अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए, ऐसे पुराने महीनों की तुलना में देखा जाए ना, तो हमने वृद्धि की है। उसने उल्टा हमारे पास प्रेशर डाला, किस लिए? कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। उल्टा भारत ने और कितना तेल खरीद लिया उससे, वो जितना खरीदता था उससे भी ज़्यादा खरीद लिया। मतलब
टोटल इंपोर्ट का जितना हम इंपोर्ट करते हैं तेल, उसका 40% हम रूस से खरीदते और ख़रीद लिए, और उसके तमाम टैरिफ लगाने के बाद भी खरीद लिए। ये क्या है? ये अमेरिका को आंख दिखाना है साइलेंट मोड में। मतलब भारत साइलेंट किलर इसलिए नहीं कहा जाता, भारत जिस तरफ चला जाता है ना, उसी का पलड़ा ऑटोमेटिक भारी हो जाता है। और पाकिस्तान का खुद का वजूद इतना नहीं है कि वो अगर अमेरिका की तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा तो उससे कुछ हो पाएगा। कारण ये है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का इतना कर्जा है, और चाइना ही के कारण ही पाकिस्तान को थोड़ा बहुत 19-20 होता है। नहीं, अगर जिस दिन बोलते हैं ना ग्वादर प्रमोट मेरा हो गया, अल्लाह हटा खत्म, कोई तेरा कोई खेलना नहीं है, उसको पैसा दे दो, उसकी तो अर्थव्यवस्था पहले ही ख़त्म पिक्चर में हुई पड़ी है। अगर बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला जो ना जून 2025 में हुई थी, 2 महीने हो गए, 2 महीने से शुरू हुए हो गए, लेकिन आज भी टेस्ला की मात्र 600 बुकिंग ही हुई है। तो टेस्ला ने अपनी जो इनपुट थी ना वो घटा दी है। जो उसकी उम्मीद थी ना कि इतने बुलाने वाले हैं, वो घटा करके उन्होंने बोला यार हम तो कम कर देंगे, इससे कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए नहीं निकल रहा है कि मात्र 600 बुकिंग आई है। अगर बात करें कि पूरे अभी तक इतिहास में, मतलब 600 से 650 के आसपास उनकी प्रति दिन कारें बिकती हैं। यूरोप के और भारत के अगर बाज़ार में टेस्ला की कीमत में अंतर देखा जाए तो दुगने का है। आज जितने की यूरोप में टेस्ला की कार है, उससे 110% की ड्यूटी लग के आज भारत में पड़ रही है। देखो भारत में इसलिए पड़ रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने जो 15% जो हमने टैरिफ की बात की थी कि हम आप पर 15% टैक्स लगाएंगे, बशर्ते ये है कि आपको 4000 करोड़ रुपया भारत में निवेश करना पड़ेगा। तो इन्होंने उस पर साइन नहीं किए, तो उस पर साइन नहीं किया तो भारत ने बोल दिया यार देखो 100% 10% का जो टैरिफ है वही लगेगा, क्योंकि आप भारत में शोरूम खोल रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो खोल नहीं रहे जिससे आपको भारत के लोगों को रोज़गार देखने के लिए मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए अभी की स्थिति में टेस्ला ने अपनी जो डिमांड थी ना, जो वो कारें बुलाने वाला था ना, वो कम कर दिए कि यार मतलब है नहीं उतने, मतलब तो मात्र 600 बुकिंग हुई है, ज़्यादा नहीं हो पाई। हो नहीं पाई कारण ये है कि ज़्यादा महंगी है। देखो क्या है, भारत की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, भारत में सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है जनसंख्या विस्फोट। भारत में कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक भारत में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, जब तक 2 करोड़ लोग बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन पर नजर डालूँ तो अगर बात करें, हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 2% मात्र लैंड है, पूरे विश्व का 4% पानी है, और पूरे विश्व की 20% हमारे पास पॉपुलेशन हो चुकी है अभी तक की रेट में जनसंख्या। आज भारत में प्रतिदिन 65 से 70 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर सालाना की बात करोगे तो सालाना लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब $2.4 बिलियन। अब इसे अगर बात करो चीन में, तो चीन में 26,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि चीन का जो क्षेत्रफल है हमारे से 3 गुना है। लगभग 95 लाख साल में बच्चे इतने बन रहे हैं वहाँ पे, और लगभग 9.5 बिलियन के आसपास बनता है। इंडोनेशिया में 10 से 12 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रतिदिन। अगर उसे महीने साल में कन्वर्ट करोगे तो 45 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 15 से 16 हज़ार बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, लगभग 50 से 60 लाख का आंकड़ा है। तो जो पॉपुलेशन विस्फोट है ना, जब तक इसका इलाज नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप देखो सड़क पे भीड़, मॉल में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, जिधर भूखमरी, बेरोजगारी, करप्शन, उस सबका जो समस्या है ना, मेन समस्या है पूरी पॉपुलेशन विस्फोट। भारत के संविधान में लिखा है कि जनसंख्या के ऊपर कानून बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कानून ही नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे वो तो जाने। दिल्ली की जो एवरेज एज है ना, वो 12 साल घट गई है। अभी कोई भी व्यक्ति दिल्ली में 80 साल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बेहद ख़राब है। इतनी पॉपुलेशन को जो दूध मिल रहा है, भाई उतना दूध पर्याप्त बन ही नहीं सकता। आप बताओ, कोविड काल में आपने कहीं देखा कि दूध फेंक दिया लोगों ने, या दूध बिखर गया हो, या दूध को, क्योंकि जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस रफ्तार से जानवर थोड़ी बढ़ रहे हैं, तो दूध तो सब सीमित है ना, लिमिटेड है ना। अब जो सही चीज़ है, मतलब एक सैंपल लिया गया था, 64 सैंपल लिए गए थे, उन 64 सैंपलों में दिल्ली में मात्र 4 सैंपल पास हुए हैं। बाकी सब क्या है, आप जितने भी दिल्ली में पिज़्ज़ा बर्गर फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, सब के सब मिलावटी है। दूध है मिलावटी बन रहा है, तो ओरिजिनल चीज़ बन नहीं रही। और इन सब का है जो मूलभूत कारण है ना, अगर कारण पर जाओगे तो वो है जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट को लेकर के सरकार को कानून लाना चाहिए। सरकार तो कुछ विचार ही नहीं कर रही। हालांकि बहुत से लोग इसके ऊपर अगर PIL दाखिल कर दें तो ला सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब जब तक जनसंख्या पे आप उसको निरंतर नहीं रखोगे ना, जब तक बेरोजगारी लगी रहेगी। क्योंकि आप बताओ ना, 2.5 करोड़ बहुत चीज़ होती है, 2.5 करोड़ आपके प्रति साल बच्चे पैदा हो रहे हैं।
आप इतने लोगों को रोजगार ही नहीं दे पाओगे। 5 साल में कितने 2.5 इंटू 5 12.5 करोड़ पैदा हो जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार दोगे? नहीं दे पाओगे। हम किससे लड़ते हैं? हम लड़ते हैं यूएसए से, कि उसकी तुलना करते हैं तुम्हारा रूस से हम अपनी तुलना करते हैं, जापान से करते हैं, तुम्हारा कनाडा से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। अगर वहाँ की पॉपुलेशन देख लोगे तो आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। क्यों? देखो, जो अमेरिका है ना, अमेरिका में प्रतिदिन 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग 36 लाख बच्चे साल में पैदा होते हैं। ठीक है। अगर बात करो तुम रूस की, तो रूस में लगभग 3,500 बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रतिदिन, मगर उसे साल में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 13 लाख साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल लेके बैठा है रूस। दूसरे नंबर पर तुम आ जाओ जापान में 2100 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। उनको अगर साल में कितने बच्चे पैदा हुए? लगभग 7.5 लाख। अगर बात करो तुम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 800 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, उसकी अगर गणना करोगे तो 3 लाख के आसपास साल में बैठेंगे। कनाडा, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल लेकर बैठा है, वहाँ 1000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, और उनकी जो पूरे साल में अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो लगभग 3,80,000 आएगी। तो आज अब एक बात आप समझिए, जितने लोग पॉपुलेशन, जो ज़मीन है वो सब खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते भाई। लैंड जो है वो सीमित है। जब पॉपुलेशन वृद्धि होती है तो लैंड तो सीमित है ना। वो लैंड में होता क्या है कि जो जोतने बोने वाली ज़मीन है ना, वो फिर प्लॉटों में कटनी चालू हो जाती है। और जब प्लॉटों में कटनी चालू हो जाती है तो फिर वहाँ आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले आप जब किसी शहर में, किसी गांव में, किसी टाउन में, किसी सिटी में अगर जाते होंगे तो अब वो बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई? कि भाई जो कृषि भूमि थी लोगों की जोतने बोने वाली, वहाँ पे प्लाटिंग हो गई। प्लाटिंग क्यों हो गई? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। अब इन लोगों से हम तुलना करते हैं, अगर इनका पर कैपिटा इनकम देखोगे तो 85,000 बनती है प्रति व्यक्ति आए। अमेरिका का 76 लाख रुपए कमाता है एक साल में। भारत में कितने कमाता है भाई साहब? 2,67,000 रुपये कमाता है मात्र। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,67,000 है, मतलब डॉलर में अगर कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2,800 से 3,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आए हैं। अगर बात करें तुम चीन की, तो चीन में ये व्यक्ति 13 लाख के आसपास कमाता है, 13,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आए हैं चीन की। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान भूखा बंगाल है, वो हालांकि हमसे काफ़ी नीचे है, 1,300 से 1,500 डॉलर के बीच में उसकी प्रति व्यक्ति आय है। तो वो 1,33,000 या 1,44,000 के आसपास बनती। वास्तविकता में कम है, पर लेकिन ये विकसित देश है और ये उस चीज़ को समझ गए। अब पता नहीं भारत सरकार कब समझेगी, जनसंख्या को लेकर कानून कब लाएगी, क्योंकि ये जो जनसंख्या विस्फोट है ना, मेन समस्या सब यही है भाई। जब तक आप अपने घर में, एक बात बताओ, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता है? एक घर में 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति हैं, उनके घर में 10,000 रुपये आए तो 2,500 है। एक घर में जो है 20 व्यक्ति हैं, उनके घर में 10,000 रुपये आए तो 500 रुपये आए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? पर कैपिटा इनकम 4 की वाले बढ़ गए। अब रिसोर्सेज भी कम है, रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है ना। हमारे जो संविधान है ना, शुरू में ही हमारे संविधान के साथ में खिलवाड़ कर दिए गए। खिलवाड़ किसने कर दिए? देखो, अगर आपको मैं 24वां संविधान संशोधन की बताऊं, सबसे पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने 24वां संशोधन कर दिया अपनी मर्जी से। कब कर दिया था ये? मतलब देखो, भारत में सबसे पहले तो इमरजेंसी समझो। इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? इमरजेंसी लगाने के जो हालात हैं ना भारत के अंदर, वो केवल 2 ही हैं। या तो बाहरी आक्रमण कर दिया गया हो, किसी देश की तरह आपसे युद्ध हो गया हो, या इमरजेंसी से हालात बन गए हो देश के अंदर, कोई मतलब ऐसा बाढ़, आपदा या भूकंप, इस तरह की कोई जो प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती। लेकिन हमारे भारत में 1975 में एक जो इमरजेंसी बोलते हैं, वो इमरजेंसी भारत की सबसे बेकार इमरजेंसी लगी। मतलब उसमें जब, अगर मैं आपसे बताऊं कि जब संविधान संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन, उसमें जो मूल हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसी में छेड़छाड़ कर दी गई, उसी में सेकुलर जोड़ दिया गया। जबकि अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, और ये 2 दिन चली, और 13 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में इसके ऊपर 14 दिन तक बैठक चली कि भाई सबसे पहले संविधान बनाने से पहले इसका प्रलंबन बना ले लिया जाए, मतलब इसके क्या क्या होगा इसमें, उसके पहले जो प्रारूप होता है वो बना लिया जाए। और उसमें केवल अगर बात करें, तुम्हारा प्रोफेसर के टी शाह ने कहा था कि भाई इसके अंदर ना आप वो जोड़ दो, क्या, सेकुलरिज्म।
और बाकी किसी ने नहीं कहा था, और 14 दिन तक इसके ऊपर बहस चली थी और सभी ने इस चीज़ को माना था कि नहीं, इसमें सेकुलरिज्म नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद में तुम्हारा 1967 में एक गोलकनाथ केस आया था। उस बार भी उसने जब संविधान को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप जिस संविधान का जो प्रलोभन है, मतलब जो मेन चीज़ है प्रलंबन, उसको बदल नहीं सकते, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद के 5 अगस्त 1971 में आपने देखा होगा केशवनंद भारती, उसमें भी काफ़ी यही तो समस्या है, प्रलंबन बदला नहीं जा सकता। मतलब प्रलंबन इसलिए नहीं बदला जा सकता कि जो इसका मेन ढांचा है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। केशवनंद भारती वाला आप सभी लोग केस जानते हैं, 1973 वाला। लेकिन होता क्या है कि 5 अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी जी है जो वो बोलती है हम सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो इसमें सेकुलरिज्म जोड़ देती है। सेकुलरिज्म जोड़ने से आप सोच रहे होंगे किस नुकसान क्या है? नुकसान है ना भाई, जब आपने सेकुलरिज्म जोड़ दिया तो फिर वक्फ बोर्ड बना दिया आपने, वक्फ बोर्ड बना दिया, फिर अलग अलग धर्म के अनुसार आपने हर चीज़ दे दी। जब आप उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, आपने उसको छेड़छाड़ की ना, आपने उसमें संशोधन किया ना, जबकि आपको राइट ही नहीं था। और जो संशोधन हुए ना, ये 1/3 बहुमत से पास होने चाहिए थे। लेकिन आप इतिहास को उठा कर देखोगे, आप कैसे भी देख लेना, मतलब 1/3 तो छोड़ो, जिस समय ये संविधान पास कराए ना इंदिरा जी ने, एक तो आपातकाल में भी ऐसा संविधान करा दिया था जब इनके जो चुनाव लड़े थे उसमें घोटाला पाया गया था, तो जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने बोल दिया था आप प्रधानमंत्री तो बनी रहेंगी, लेकिन आगे से कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगी, अपने दस्तावेज पर साइन नहीं कर पाएंगी, आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगी। तो इन्होंने तो ऐसा कानून बना दिया था कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे संविधान बना दिए गए विदाउट एनी किसी पार्लियामेंट बुलाए, मतलब अपनी मर्जी से ही इन्होंने तो देश चलाया। अब क्या बोलोगे इसको? ये तो संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। जब देश में इमरजेंसी के लिए नियम है कि अगर किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अगर देश में कोई आपातकाल लगाया है तो ही आपातकाल आ गया है, या कोई इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, बाढ़ आ गया है, भूकंप त्रासदी हो गई है, तो ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद में भी केवल अपने आप को बचाने के लिए जब इलाहाबाद ने इनको बोल दिया कि अब आप देश की प्रधानमंत्री तो बनी रहेंगी, पर आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगी, अब आप अपने दस्तावेज पर साइन नहीं कर पाएंगी, तो इन्होंने आकर के एकाएक बोल दिया कि आप इमरजेंसी घोषणा कर दो, और जितने भी पत्रकार थे, जितने भी अपोजिट पार्टी के थे, सबको उठा करके जेल में डलवा दिया गया, और रातों रात 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया। ये क्या है भाई? ये आप बताओ ना, जो जितनी भी अभी तक हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है भाई। 1 अगस्त 1975 को 38वां संविधान संशोधन कर दिया गया, वो भी बिना किसी अधिवेशन के। ये समझ, बिना किसी पार्टी बुलाए आपने 1 अगस्त 1975 को 38वां संविधान संशोधन कर दिया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकता, आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और तो और आपने यहाँ तक ही नहीं रुके आपने 10 अगस्त 1975 को 39वां संविधान संशोधन कर दिया कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या जो चुनाव हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और तो और आपने फिर एक संविधान संशोधन कर दिया 7 सितंबर 1976 को कि भाई जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है या भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। देश सब समझता है क्या क्या देश में घटा है, और संविधान को कितने अच्छे से मोनोपुलेट किया गया आप लोगों ने। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नियम निकाला है ना कि अगर आप जेल चले जाओगे तो फिर 3 दिन, मतलब आपको 3 महीने के या उसके 30 दिन के बाद ही आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो कोई था नहीं भाई। तुम्हारा एक नवाब साहब थे जो कि महाराष्ट्र के मंत्री थे, वो जेल में थे, कोई इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल जेल में गए, कोई इस्तीफा नहीं दिया। मनीष सिसोदिया जेल में गए, कोई इस्तीफा नहीं दिया। तुम्हारा सत्येंद्र जैन जेल में गए, कोई इस्तीफा नहीं दिया। जेल से ही सरकार चल रही, क्योंकि कानून नहीं था, सरकार को मजबूरन कानून लाना पड़ा। तो फिर आप अगर जेल में जाओगे, देखो एक चपरासी अगर आपने सरकारी चुन लिया और वो जेल में 1 दिन चला गया तो आप उसको सस्पेंड कर देते हो, और आप ही के मंत्री है जेल में बैठे हुए सरकार चलाएंगे, ये तो नहीं होगा। ये किसी महाअनुभव ने तो PIL दाखिल करी होगी ना सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होने देता, पर उसके लिए लड़ना तो हमें ही पड़ेगा, पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। 90% लोगों को तो यही पता नहीं पढ़ना क्या है, वो तो आज भी लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पढ़ रहे हैं। सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। भाई साहब,
कुछ जो जेनरिक चीज़ें हैं उन पर तो दिमाग लगाओ, पर लगाना नहीं है। किसी ने तो PIL दाखिल करी होगी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जेल से बैठ के सरकार चला रहे हैं और कोई चपरासी है वो उसका आप कर नहीं सकते हो, सस्पेंड कर देते हो। ये चीज़ नहीं है इनकी। अगर बात करें सबसे पहले शेयर बाज़ार की कि भाई शेयर बाज़ार में आजकल क्या कैसे चल रहा है। देखो शेयर बाज़ार एक प्रोसीजर है, शेयर बाज़ार एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है। शेयर बाज़ार में आप सोचो कि कोई ऐसा डिस्प्लिन की गोली है कि आज आपने डाली कल निकाली, ऐसा कुछ नहीं है। 90% लोग जो है शेयर बाज़ार में नुकसान इसीलिए खा लेते हैं कि यार सही चीज़ नहीं पता। जैसे किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर आ गई, जैसे डेल्टा कॉर्प की बात कर रहा हूँ मैं। डेल्टा कॉर्प का जो कुल मार्केट कैप है वो लगभग 2300 करोड़ है, मतलब है तो 2273 करोड़, 2300 करोड़ रुपया टोटल मार्केट कैप है। और जो डेल्टा कॉर्प है उसके ऊपर जो GST का नोटिस कितने रुपए का आया है, 23,200 करोड़ का। भाई साहब जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे 10 गुना का तो GST नोटिस आ गया, अब क्या करोगे। तो जो आप, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे कुछ भी ना करें, या इसमें इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये है कि क्या चीज़ होने वाली है और क्या हो चुकी है। जो व्यक्ति इस काम में है वो दिन रात पढ़ रहा है, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ रहा है, तो वो इस चीज़ को समझता है तो उसी के बाद वो आपको कोई राय देता है। मैं डॉक्टर के पास आप तभी तो जाते हो जब आपको जो शंका होती है कि भाई इस तरह की समस्या आ रही है। जैसे GST से कट हुआ तो भाई किन किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे जो कंजप्शन वाले राज्य हैं, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ये कंजप्शन वाले राज्य हैं, तो भाई इन्हीं में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इन कंपनियों को कौन कौन सी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज AC जो है ना वो एक ज़रूरत बन गई है। पहला AC को थोड़ा लग्जरी में माना जाता था, अब AC हर व्यक्ति के घर में लगा हुआ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो एक ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें भी तो देखनी होती है। सरकार का बूस्टर किस तरफ है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, मतलब अगर आपको क्या खरीदना है, जैसे अभी वर्तमान में सरकार का फोकस जो है सेमीकंडक्टर की तरफ है, तो ये सेमीकंडक्टर चिप जो है ना वो अब सरकार चाह रही है कि भाई उस पर फोकस हो। तो जो ये थीम होती है ये हर साल हर 2 साल में आती रहती है। पहले रेलवे की थीम आई, उसके बाद डिफेंस की थीम आई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टोरों की थीम आई। तो ये सब थीम होती है, मतलब थीम कैसा पहचानी जाए वो आपका वित्तीय सलाहकार बता देगा। भाई सीधी बात है कि जिस तरफ सरकार का फोकस है, जिस तरफ सरकार अपना पैसा लगाना चाह रही है, आप उसी तरफ तो जाओगे। सपोज करो हवा चल रही है इधर से, सामने से हवा आ रही है आपके, वो आप जिद कर रहे हो मैं तो इधर को ही जाऊँगा, फिर आप उतनी रफ्तार से नहीं जा पाओगे। आप अपनी दिशा बदल लो कि यार इधर से हवा आ रही है तो मैं इधर से पीछा कर लेता हूँ ना, तो जितना तुम भागोगे नीचे से और जंप मिलेगा तो और ऊपर चले जाओगे। स्टॉक मार्केट में नुकसान करने के पीछे वजह ये है कि लोग इसे हलवा समझते हैं। मेरे भाई हलवा नहीं है ये। स्टॉक मार्केट जितना डिफिकल्ट है ना, इसमें कंपटीशन बहुत है। मतलब पढ़ा लिखे आदमी अगर इसमें करे तो फायदा है। और आए चाय के ठेले पे खड़े थे, बोले यार फलाना आदमी करोड़पति बन गया, डाल लिए 1 करोड़, कर लिए 50,000, ऐसा नहीं करना, नुकसान कर लो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मेरे से, मुझे तो पी पता है, कंपनी का मुझे पी पता चल गया, मैं तो सस्ती उठा रखा है। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास में जो बोलते हैं मुझे पता है कंपनी का पी कितना है और मैंने उसने पे उठाई है। मेरे भाई पी किसी भी कंपनी का सही पैरामीटर नहीं होता। जो पी होता है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये सभी इंडस्ट्री को नापने का पैरामीटर नहीं है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ गए और आपको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो क्या डॉक्टर से बोलोगे कि मेरा बीपी नाप दे? भाई उसके लिए ECG करना पड़ेगा। अगर तुम नहा रहे थे और तुम ऊपर से धड़ाम नीचे गिर गए, तुम्हारी हड्डी टूट गई कोई भी, तो आप जाके बोले यार मेरा बीपी नाप दे, क्योंकि मुझे पता है बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। अरे यार बोले वो तो बीपी तो सही है। अरे भाई हड्डी टूटी है, एक्सरे कराना पड़ेगा। अकेला आपने किसी भी इंडस्ट्री में गए, पी देख लिया, अरे यार ये तो पी देख लिया, अब तो मेरी कंपनी आगे पड़नी। इतना ही सस्ता होता तो भारत का हर व्यक्ति आज करोड़पति होता। भारत में जो फाइनेंशियली एजुकेशन है वो आज के इतने कुछ होने के बाद भी 30% है फाइनेंशियली एजुकेशन। अब सपोज करो तुम्हें दिखना कम हो गया, तुम डॉक्टर के पास चले गए, यार देखना मेरा तो बीपी देख कितना आ रहा, तुमने बोला 80 आ रहा। भाई आंखों के लिए अलग से होता है। तुम्हें सुनना कम हो गया तो सुनने के लिए तुम्हें अलग एक पैरामीटर होता है जिसको चेक करा जाता है कि तुम्हें कितनी नॉइस आवाज़ आ रही है। तुम्हारे दांत खराब हो गए तो तुम बोलोगे मेरा बीपी नाप ले, क्योंकि मुझे पता है बीपी सही होता है। तो भाई दांतों के लिए अलग है। सिमिलर ऐसा ही रहता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है।
केमिकल इंडस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, जो मेडिकल हॉस्पिटल लाइन है उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, फार्मास्यूटिकल को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, एफएमसीजी है, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, उनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, या तुम्हारा जो पेपर इंडस्ट्री है उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ऐसे ही थोड़ी यार कि मतलब आप इसको ही भी स्टॉक खरीदना मतलब उस कंपनी का हिस्सा खरीदना। मेरे पास में भी ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे तो पी पता है, कितने पी पे खरीद लो बस बात खत्म होगी। मेरे भाई पी कोई सही पैरामीटर थोड़ी है भाई। आप बताओ हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल, ये सब जांचने के अलग पैरामीटर है ना, या कि अलग बीपी है, बस बीपी नाप लिया। बीपी मतलब आपको पी पता होना, अगर बीपी 80 से 160-40 के बीच में होना चाहिए, मुझे पता है मेरा 60 चल रहा, ठीक है सब। इधर किडनी फेल होगी, इधर गुर्दे में मतलब लीवर फेल हो गया, इधर सब कुछ फेल हो गया, बस उसे तो बीपी देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में केवल एक ही पैरामीटर को देख लोगे और वहीं से देख लो। पता चले जैसे बहुत से लोगों ने डिक्सन टेक्नोलॉजी में इसलिए छोड़ दिया कि उसमें मार्जिन कम है, उसकी टॉप लाइन नहीं देखी आपने, पूरी अभी मार्केट शेयर के साथ में बैठी है, सब कुछ जितने भी मोबाइल वगैरह एक सप्लाई हो रही है सब डिक्सन ही तो बना रही है, पता ही नहीं, बस पी पता है, पी इतना होना चाहिए। भाई पी किसी भी कंपनी का पैरामीटर सही नहीं होता, इसीलिए बोलता हूँ वित्त सलाहकार से बिना पूछे कुछ भी ना करें। बैंकिंग सेक्टर में अलग होता है, उसका अलग होती है, एनबीएफसी अलग होती है, माइक्रो फाइनेंस अलग होता है, इसे अलग अलग देखोगे तब समझ में आएगा। वीडियो क्या थोड़ी सी लंबी हो गई तो उसके लिए आज मैं क्षमा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।